हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की इस क्लास में 23 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट में आए एसएससी जीडी के मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उन्हें लिया गया है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि यह सीरीज चल रही है जिसमें मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चंस को शिफ्ट बाय शिफ्ट सॉल्व करा रहा हूं। और आज की यह 12वीं क्लास है, इसके पहले 11 क्लासें हो चुकी हैं। और एसएससी जीडी की यह जो सीरीज चल रही है, यह अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो एसएससी जीडी के तहत या एसएससी जीडी के लेवल का है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, 900 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपये प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। अगर हम यहाँ पर साधारण सा फार्मूला लगा दें सिंपल इंटरेस्ट का, तो एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। एसआई कितना है, 810 है, यानी 810 रुपये प्राप्त करने हैं। मूलधन कितना है, 900 रुपये है। और रेट कितना है, 5% है तो 5। और टाइम हमें ज्ञात करना है, टी की वैल्यू निकालनी है बटे 100 यहाँ पर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 9 81 90 बराबर 5t। तो t बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्त, 5 कम 5 5 8 40, यानी t बराबर कितना आया, 18। तो 18 वर्ष यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। यह सीधे सीधे अगर इसमें आप साधारण सा ये फार्मूला लगा दें तो 18% सही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप यह देख लेते कि ये जो 810 है यह 900 का कितना परसेंट है, क्योंकि ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले, 810 मिले। यह 900 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट आ जाता, 9 9 81, यानी 90% आ जाता। और जब एक वर्ष में 5% का ब्याज मिल रहा है तो कितने वर्षों में 90% का ब्याज मिलेगा, तो 18 वर्षों में 90% का ब्याज मिलेगा। यहाँ से भी 18 वर्ष आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4 3 और 2 है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4 3 और 2 है। यदि लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 40% की कमी की जाती है। देखिए, लंबाई को 40 मान लें, चौड़ाई को 30 मान लें, ऊंचाई को 20 मान लें, तब भी रेशो यही रहेगा। और लंबाई में अगर 50% की वृद्धि कर दी जाए तो 40 से बढ़ करके लंबाई कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। 40 का 50% 20 और प्लस हो जाएगा इसमें क्योंकि बढ़ रहा है, तो कितनी हो जाएगी, 60। और चौड़ाई समान रहेगी, 30 की 30 ही रहेगी। और ऊंचाई में क्या हो रहा है दोस्त, 40% की कमी हो रही है, तो 20 का 40% क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा, और 8 की कमी होगी तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो बॉक्स का नए आयतन का पुराने आयतन से अनुपात क्या होगा। तो इसका जो पुराना आयतन है वो कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यह किसका आयतन होता है, घनाभ का। और यहाँ पर आयतन कितना आ जाएगा, 4 4 3 12 12 दूनी 24, यानी 24, और ये 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 12 छक्के 72 और 72 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 3 7 21 216, और ये 2 0। तो अनुपात निकालना है इनका, और नए आयतन का पुराने आयतन से अनुपात निकालना है। नया आयतन कौन सा है, ये 216 00 अनुपात 24 0 0 0। यह इनका अनुपात होगा। इसे सरल कर लेंगे तो 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 8 से काटेंगे, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 सती 56 27 आएगा, 8 त्रिका 24 30 आएगा। 9 3 से कट जाएगा, 3 3 9 27 और 3 दाम 30, कितना आ जाएगा, 9 अनुपात 10 आ जाएगा। तो यह 9 अनुपात 10 यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3,
ए के 39% और बी के 42% का औसत ए और बी के अंतर के 3/5 के बराबर है, बी ए का कितना प्रतिशत है। देखो ए का 39% क्या होगा, ए गुणे 39/100 और बी का 42% क्या होगा, बी गुणे 42/100। लेकिन इनका औसत बोला जा रहा है तो औसत क्या होगा, ये प्लस करेंगे और बटे में 2 कर देंगे तो इनका औसत आ जाएगा। यह किसके बराबर है, ए और बी के अंतर के, यानी ए माइनस बी के 3/5 यानी 3/5 के बराबर है। ए माइनस बी के 3/5 के बराबर है। अब हमें बताना है कि बी ए का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए और बी का रेशियो निकालेंगे, ए और बी का अनुपात निकालेंगे। 100 यहाँ पर दोनों में कॉमन है नीचे, तो हर में 100 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर भी है, तो एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 और ये नीचे 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 200। ऊपर यहाँ पर 39A प्लस 42B हो जाएगा बराबर, इधर इसको गुणा कर देंगे तो 3A माइनस 3B हो जाएगा, बटे कितना है 5 है, 5 से इसे काट देंगे तो 5 चौको 20, 40 आ जाएगा। 40 से 40 को इधर पक्षांतर कर देंगे 39A और ये प्लस 42B गुणा हो जाएगा 40 से तो 4 तियाँ 12, 120A माइनस 4 तियाँ 12, 120B हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 120B को इधर भेज देंगे तो 42 प्लस 120B कितना हो जाएगा, 2 4 2 6, 162B हो जाएगा। और 120A है, इसमें 39 इधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा 1 और 3 घटेगा 11 में से तो 8, 81A बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 9 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 18B और इधर 9 9 81A, 9 से फिर से कट जाएगा तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा 2B बराबर A, है ना। या फिर अगर B और A का अनुपात निकाला जाए तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी B अगर 1 है तो A कितना है 2 है। B A का कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे B/A गुणे 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 50 आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। B A का 50% है। ठीक है, जब B 1 है तो A कितना है 2 है तो B कितना होगा, आधा है A का, यानी A का 50% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। A किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, यह है A जो कार्य को 25 दिनों में पूरा करेगा और B इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, 3 5 15 यानी 5 और 25 छक्के 150, 6 आ जाएगा। अगर दोनों मिल जाएं साथ में काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 5 11 यूनिट काम करेंगे और टोटल काम कितना है 150 यूनिट है। 5 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं तो 5 दिनों में कितना काम करेंगे, 11 गुणे 5, 55 काम कंप्लीट कर लेंगे। शेष कार्य कितना बचेगा, 150 माइनस 55 कितना बचेगा 95 और कितना हिस्सा बचेगा शेष, तो 150 में से 95 कार्य शेष बचेगा तो 95/150 होगा। 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 19/30, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19/30 हिस्सा कार्य का शेष बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। विवाह के समय पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 20 थी। देखिए, जब पति और पत्नी 2 लोग हैं, औसत उम्र कितनी है 20 है, तो पति यानी हस्बैंड प्लस वाइफ, इनकी अगर उम्र जोड़ दी जाए उस समय तो कितनी रही होगी, 40 रही होगी। जब इन दोनों का विवाह हुआ था हस्बैंड वाइफ का, तो इनकी टोटल उम्र जो थी वह कितनी थी, 40 थी। 6 वर्ष के बाद हस्बैंड की भी 6 साल प्लस हुई, प्लस 6 हो गई
और वाइफ की भी 6 साल उम्र बढ़ गई। तो अब टोटल इनकी उम्र कितनी बड़ी होगी, 6 + 6 12, यानी अब कितनी हो गई होगी, 52 हो गई होगी। तो हस्बैंड और वाइफ की आज की डेट में उम्र कितनी होगी, 52 वर्ष होगी। ठीक है, टोटल उम्र दोनों की मिला दिया जाए तो। और उनका 2 वर्ष का बच्चा भी है, यानी कि एक बच्चा भी है इनका, एक चाइल्ड भी है जिसकी उम्र कितनी है, 2 वर्ष है। तो अब तीनों की टोटल उम्र कितनी है, 52 तो इन दोनों की और बच्चे को मिला लिया जाए तो कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। लेकिन अब परिवार की वर्तमान औसत उम्र ज्ञात करो बोला जा रहा है। तो परिवार में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 से भाग कर देंगे, 18 × 54 यानी 18 वर्ष, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति अपने गांव से अस्पताल तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। यदि पूरी यात्रा में 4 घंटे 36 मिनट का समय लगाता है। देखिए, समय को सबसे पहले हम 1 यूनिट में चेंज कर लेंगे, यानी घंटे में बदल लेंगे। 4 घंटे हैं, 36 मिनट को भी क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे। तो कितना आ जाएगा, 6 × 6 = 36 और 6 × 10 = 60, 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। तो कितना आएगा, 4 सही 3/5 घंटे, यानी कि बराबर ये क्या रहेगा, 5 × 20 = 3, 23/5 घंटे। तो जो टोटल टाइम है आने और जाने में वह कितना लगा है, 23/5 घंटे। ठीक है, और स्पीड जाने की क्या थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वापस आने की 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy/x + y, और x क्या है, ये y क्या है, ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा देंगे, 2 × 30 × 2/30 + 2 और गुणा यह है चाल। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बराबर चाल गुणित समय। समय कितना है, 23/5। ठीक है, यह दूरी कौन सी है, घर से या अपने गांव से अस्पताल तक जाने की और फिर वहां से वापस आने की कुल दूरी है। ठीक है, लेकिन अगर हम केवल गांव से अस्पताल की दूरी हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक जाने की और फिर वापस आने की कुल दूरी यहाँ से निकलेगी। जब इसे हम आधा कर देंगे तो एक तरफ की दूरी निकल आएगी और गांव से अस्पताल की दूरी यही होगी। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 × 30 दूनी 60 या 120 लिख ले, कुछ भी लिख ले। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32 × 23/5 × 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 से तो 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32, कितना आएगा 3, और यहाँ पर 23 है तो कितना होगा, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6 69/8 यहाँ पर आ जाएगा। तो गांव से अस्पताल के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी दोस्त, 8 से काट देंगे तो 8 × 8 = 64, 8 सही 5/8 किलोमीटर आ जाएगी। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन यहाँ पर गलत थोड़ा सा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे गांव से अस्पताल की दूरी पूछी जा रही है, यह दूरी पूछी जा रही है, और यह दूरी कितनी होगी, 8 सही 5/8 किलोमीटर होगी। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वह ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं वह ऑप्शन दिए गए हैं गांव से अस्पताल तक जाने और फिर वापस आने, यानी उस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। अगर यह पूछा जाता तो फिर यहाँ पर ऑप्शन आपके सही होते। जैसे ये पूछ लिया जाता कि टोटल दूरी कितनी है, तो आप सीधे सीधे जो 1/2 से यहाँ पर अलग से गुणा कराया गया है वह ना कराया जाता, कितना आ जाता, सीधे सीधे 120/32 × 23/5, और फिर कितना आ जाता, 5 से काटते तो कितना आता, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24, 8 से काटते 8 × 3 = 24, 8 चौको 32, 3 से गुणा करते तो 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6 69/4, फिर कितना आ जाता, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28, 1/4। तो 17 सही 1/4 किलोमीटर यह ऑप्शन तब सही होता। लेकिन कब सही होता यह, जब यहाँ पर जाने और या फिर टोटल कुल तय की गई दूरी पूछा जाता, कुल तय की गई दूरी पूछा जाता, तो फिर कितना आता, 17 सही 1/4। और जो पूछा जा रहा है गांव से अस्पताल की दूरी, तो गांव से
अस्पताल की दूरी जो है वह कितनी होगी, 8 सही 5/8 किलोमीटर होगी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यह प्रश्न यहाँ पर गलत है, जो आपका सही उत्तर है वह कितना होना चाहिए, 8 सही 5/8 इस क्वेश्चन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक संख्या के 3/8वें भाग के आधे का 2/3 40 है। कोई संख्या मान लेते हैं x है, इसका 3/8वां भाग 3/8 का आधा यानी 1/2 का 2/3 यानी 2/3 कितना है, 40 है। तो उस संख्या का 80% कितना है, यानी x का 80% पूछा जा रहा है, यह कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x का मान 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। x/8 बराबर 40 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 चौको 32 यानी 320 हो जाएगा। x का मान यहाँ पर रख देंगे तो 320 गुणे 80/100 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 1 25 कितना आ जाएगा, 256 और ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजेश 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 40% की हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। देखो 1400 में खरीदा साइकिल और 40% की हानि पर बेचा, मतलब कितने में बेचा, तो 60% में बेच दिया। इसका विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है कितना है, गुणा कर देंगे तो 14 छंग 84 और कितना हो जाएगा, 840 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 840 रुपये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, इंग्लिश में है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एट द स्टार्ट ऑफ अ ईयर वाज 8,50,000। इन द फर्स्ट ईयर देयर वेर अ ग्रोथ इन द पॉपुलेशन एट अ रेट ऑफ 12/1000। यहाँ पर देखिए 12% नहीं है, यहाँ पर 12/1000 है, यानी 1000 में से 12 की वृद्धि हो रही है, प्रति 1000 में से 12 की वृद्धि हो रही है पहले साल में। एंड इन द नेक्स्ट ईयर देयर वाज द डिक्रीज, यानी कि कम हो रही है, इन द पॉपुलेशन अ रेट ऑफ 1%। अब 1% है, यानी 100 में से 1 कम हो रही है। द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इज, 2 वर्ष के अंत में पॉपुलेशन क्या होगी, तो पॉपुलेशन थी कितनी, 8,50,000। पहले वर्ष में 12 बढ़ रही है 1000 में से, अगर 1000 रही होगी तो कितनी हो रही है, 1012 हो रही है, ठीक है। और फिर अगले ईयर क्या हो रहा है, 1% कम हो रही है, यानी 100, अगर 100 रही होगी तो 99 हो रही है। तो अब पॉपुलेशन क्या है यह हमें बताना है। बस हम क्या करेंगे, इनका गुणा करा लेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 17 5 85, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 2 पंचे 10, 0 2 छक्के 12, तो 506 आ गया, ठीक है। अगर इकाई का अंक यहाँ पर देखें तो 6 सते 42 और 9 दूनी 8, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन है जिनके इकाई का अंक 8 है, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 17 गुणित 506 करेंगे, 17 छक्के कितना, 102, 17 छक्के 102, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 17 5 85, 1 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, गुणित यहाँ पर 99 है, ठीक है। तो 99 से हम गुणा करा दें या फिर 100 माइनस 1 से गुणा करा दें तो कितना होगा, 86,02,00 माइनस 86,02, कितना आएगा यहाँ पर 8 और इधर आएगा 9 और 9 8 यहाँ पर देखिए इकाई और दहाई के 2 अंक मिल गए हैं, बस हमारा यह ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 1 5 8, 85 15 98, यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया था कि पहले जो पॉपुलेशन थी शुरुआत में वह कितनी थी, 8,50,000 थी। इसके बाद पहले वर्ष में ग्रोथ हो रही है, पहले वर्ष में पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन कितनी बढ़ रही है,
12 पर 1000 बढ़ रही है, यानी 1000 में से 12 की वृद्धि हो रही है। तो अगर 1000 रही होगी पॉपुलेशन तो कितनी हो जाएगी, 1012 हो जाएगी। लेकिन उसके अगले ही साल 1% डिक्रीज हो रही है, यानी घट रही है, तो 100 रही होगी 99 हो जाएगी। बस यहाँ से निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 8,51,598। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। एक पार्क है जिसकी लंबाई है 110 और चौड़ाई है 70। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक 2 क्रॉस पथ हैं जिनमें प्रत्येक की चौड़ाई 6 मीटर है। अब देखिए, एक यहाँ पर इस तरह से क्रॉस पथ है, एक इस तरह से पथ है और एक इस तरह से पथ है। प्रत्येक की ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, 6 मीटर है ये चौड़ाई। ठीक है, और यह चौड़ाई भी कितने मीटर है, 6 मीटर है दोनों की। भुजाओं के समांतर निर्मित किया गया है। जो ये भुजाएं हैं इसी के समांतर इन पथों को निर्मित किया जाता है। यदि इन पथों के निर्माण की लागत 175 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो इन पथों के निर्माण की कुल लागत कितने रुपए होगी। तो सबसे पहले तो इन पथों का जो टोटल एरिया होगा, टोटल क्षेत्रफल होगा, वह हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वह टोटल एरिया हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि अगर हम टोटल इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल हमें निकालना हो, टोटल इस पार्ट का क्षेत्रफल, तो यह पार्ट कितना लंबा है, टोटल 110 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना है, 6 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 110 गुणित 6 यानी 660 वर्ग मीटर प्लस। अब हमें इस पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए इस पार्ट का इतने भाग का क्षेत्रफल पहले से निकाला जा चुका है। तो अब बचा कौन सा पार्ट है, यह पार्ट बचा हुआ है, यह यहाँ तक और उसके बाद यह यहाँ तक, इतना पार्ट बचा हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई कितनी होगी, क्योंकि चौड़ाई कितनी है 6, लंबाई कितनी होगी 70 है, और 70 में से ये कितना चौड़ा है, 6 चौड़ा है, 6 मीटर चौड़ा है। यह 6 मीटर चौड़ाई इसमें घटा देंगे 70 में से, तो कितनी चौड़ाई बचेगी, जब 70 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। और यह चौड़ाई कितनी है 6, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 64 गुणे 6 यानी 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 64 गुणे 6, 6 चौको 24 के 4 हासिल लगे 2, 6 छक्के 36, 2 38, कितना हो जाएगा 384। तो जो टोटल एरिया होगा इन रास्तों का वह कितना होगा 4, 8 6 14 के 4 हासिल लगा 1, 6 4 10, कितना हो जाएगा 1044 हो जाएगा। और रास्ते के 1 वर्ग मीटर की लागत कितनी है, 175 रुपये है। तो टोटल की लागत कितनी होगी, टोटल कितने वर्ग मीटर है, 1044 वर्ग मीटर है। लागत कितनी लगेगी, गुणे 175 कर देंगे, गुणे 175 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आएगा वो टोटल रुपए आ जाएंगे, इनका गुणा करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए गुणा कर लेते हैं फटाफट से। 5 चौको 20, 5 चौको 20 तो 22, 5 एकम 5, 7 से गुणा करेंगे 7 चौको 28, 7 चौको 28 तो 30, 7 एकम 7, और जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 0 1 0, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 2 7, और इस तरह से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 5 3 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 8 1 18 27 00, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूरज एक तय कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनोज और राजेश मिलकर के, यानी जो सूरज की क्षमता है वह मनोज और राजेश की क्षमता के बराबर है। ठीक है, यदि राजेश अकेले इस कार्य को 28 दिनों में और सूरज और मनोज मिल करके, सूरज प्लस मनोज कितने दिनों में, 14 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, तो मनोज अकेला कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। एलसीएम कितना आएगा 28, यानी यहाँ पर जो राजेश है, राजेश की क्षमता कितनी है 1 है, सूरज और मनोज की मिला करके क्षमता कितनी है 2 है। तो यहाँ पर अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, सूरज प्लस मनोज प्लस राजेश, इनकी क्षमता कितनी होगी 3 होगी। और यहाँ पर देखो सूरज माइनस मनोज
माइनस राजेश बराबर कितनी क्षमता है, 0। यानी अगर सूरज की क्षमता में मनोज और राजेश की क्षमता को घटा दिया जाए तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी क्षमता। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस वाले समीकरण में इस समीकरण को जोड़ देंगे तो यहाँ से सूरज की क्षमता निकल आएगी। सूरज प्लस मनोज प्लस राजेश बराबर कितना है, 3। जब इसे जोड़ेंगे इधर आ जाएगा 3, राजेश से राजेश कैंसिल, मनोज से मनोज कैंसिल, कितना आएंगे 2, सूरज बराबर 3, सूरज बराबर कितना है 1.5। अब देखिए अगर ये सूरज की क्षमता 1.5 है और सूरज और मनोज की क्षमता 2 है तो मनोज की क्षमता क्या होगी, 0.5 होगी, यानी मनोज की क्षमता 0.5 है। मनोज इस कार्य को अकेला कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, कार्य टोटल कितना है 28 है और इसे कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 0.5 इसकी क्षमता है। तो सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, यानी 56 दिन। तो मनोज को अकेले पूरा कार्य करने में कितने दिन लगने वाले हैं, 56 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो जी, क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/25 में मूल्य में बेचने पर 19% की हानि होती है, उसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि अगर उसे 25 यूनिट मान लीजिए, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, वास्तविक एसपी कितना है 25, लेकिन अगर उसे 18 में बेचा जाए, 18/25 क्या होगा वास्तविक एसपी का, 25 का 18/25 18 होगा, और अगर 18 में बेचा जा रहा है तो 19% की हानि होगी, यानी कितने परसेंट, 18 यूनिट बराबर कितने परसेंट के होगा, 81% के बराबर होगा। 18 यूनिट बराबर 81%, और जब 81% आपने देखा तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर 19% की हानि हुई है। तो 25 यूनिट बराबर क्या होगा, क्योंकि 25 में अगर वास्तविक एसपी में बेचा जाए तो क्या आ जाएगा, 25 यूनिट बराबर 81/18 गुणित 25, 9 दूनी 18, 9 नवा 81, और 25 नैया कितना होगा 225/2, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 112.5। यानी अगर 18 यूनिट बराबर दोस्त 81% के है तो 25 यूनिट बराबर 112.5% के होगा। और जो सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, वो कितना होता है, 100% होता है, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा 100% में निकाला जाता है। अगर सीपी 100% है तभी तो 19% की हानि होकर ये 81% आएगा। इसी तरह से जब ये सीपी 100% है तो यहाँ पर 25 यूनिट में बेचने पर जो एसपी आया है वो कितना है, 112.5% है, यानी लाभ कितना यहाँ से हुआ, 12.5% का लाभ यानी प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि P अनुपात Q बराबर दिया गया है 2:3, Q अनुपात R बराबर 3:4, Q यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी है, और दोनों में Q 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा, 2:3:4 हो जाएगा। P प्लस Q बटे या अनुपात Q प्लस R ज्ञात करो, तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R क्या होगा, P प्लस Q, P कितना है 2, 3, 2 3 5 होगा, अनुपात Q प्लस R, Q कितना है 3 और R कितना है 4, तो 4 3 7, यानी 5:7 ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 2 ट्रेनें एक ही समय में एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से विपरीत दिशाओं में रवाना होती हैं। एक ही समय पर, एक यह स्टेशन है, एक यह स्टेशन है, एक ट्रेन इधर की ओर चलेगी, एक ट्रेन इधर की ओर चलेगी, और यह कितने किलोमीटर दूर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 300 किलोमीटर। ठीक है, दोनों ट्रेन किसी एक स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, तो उनकी चाल का अनुपात कितना है। दोनों ट्रेनें किसी एक स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर, अब मान लीजिए इस स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ पर यह एक दूसरे को पार कर रही हों, तो अगर यह ट्रेन या इससे 180 किलोमीटर की दूरी, अगर यह ट्रेन 180 किलोमीटर चली है तो यह ट्रेन कितनी चली होगी,
भाई जब ये 180 चली है, इनके बीच की दूरी टोटल 300 है, तो 300 में 180 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो यह ट्रेन कितनी चली होगी 120 चली होगी। और जब टाइम समान है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो यानी डिस्टेंस समानुपाती काहे के होता है, स्पीड के होता है। अगर टाइम समान है या टाइम कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस समानुपाती होगा स्पीड के, यानी अगर इसकी डिस्टेंस है 120 और इसकी है 180 तो इसकी चाल भी क्या होगी 120 अनुपात 180 हो जाएगी। इसे सॉल्व कर लेंगे, 6 दूनी 12, 6 का 18, यानी 2:3 यहाँ पर उनकी चालों का अनुपात हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला गया है कि विपरीत दिशाओं में रवाना होती हैं और किसी एक स्टेशन से, ठीक है, 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात। अब यहाँ पर अगर बताया जाता कि पहले स्टेशन से यानी इस स्टेशन से या इस स्टेशन से, तो हम कह सकते थे कि 2:3 होगा। लेकिन जब वो किसी एक स्टेशन से कहा जा रहा है तो इस स्टेशन से भी 180 किलोमीटर की दूरी पर यह ट्रेनें मिल सकती हैं। तो इस ट्रेन की अगर स्पीड देखें तब कितनी हो जाएगी 180 अनुपात 120 यानी 3:2 हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न को मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार इसे और चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, यदि 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत 11 है तो उनमें से अंतिम 3 का औसत क्या होगा। अब अगर 5 विषम पूर्णांकों का औसत 11 यानी मध्य पूर्णांक 11 होगा, उसके बाद वाला 13 होगा, उसके बाद वाला 15 होगा, ठीक है। और इन तीनों में इनका औसत पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बस यहाँ पर ये 13 आंसर सही हो जाएगा। अगर इसे थोड़ा सा और समझना है आपको तो कैसे समझ सकते हैं कि 5 टोटल संख्याएं हैं जो क्रमिक संख्याएं हैं, विषम पूर्णांक हैं, और जब इस तरह से दिया जाए और इनका औसत बताया जाए तो ये जो औसत रहता है ये मध्य वाली संख्या होता है, यानी 11 मध्य वाली संख्या है, 2 संख्याएं इसके आगे हैं और 2 संख्याएं इसके पीछे हैं, और ये विषम संख्या है 13, 15 और इधर 9 और 7। अगर यहाँ पर बाद वाली संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है तो 11, 13 और 15 का जब औसत निकाला जाएगा तो बीच वाली संख्या ही इनका औसत आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यक्ति को एक वस्तु 7281 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का लाभ लेने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत में बेचना चाहिए। 10% की हानि होती है यानी 90 यूनिट में बेच रहा है, और बेच कितने में रहा 7281, यानी 7281 बराबर 90 यूनिट है, और 10% का लाभ लेने के लिए उसे 110 यूनिट में बेचना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 100 इसका सीपी मान लें तो यह 90 में बेच रहा था, अब कितने में बेचेगा 110 में बेचेगा। 90 यूनिट बराबर है 7281, तो 110 यूनिट बराबर क्या होगा 7281 बटे 90 गुणे 110। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 अट्ठे 72, 0 9 9 81, 11 से गुणा करा देंगे, 11 9 99, 11 अट्ठे 88, 88 99, यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक राशि पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपए है। दोगुने समय और आधी ब्याज दर पर उसी धनराशि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% है, टाइम कितना है 2 वर्ष है 2 ईयर, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यह क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1590। दोगुने समय और आधी ब्याज दर पर साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम इस रेट को क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे। परसेंट में दिया गया फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 3/25, और जो हर में संख्या इसे टाइम की घात लगा करके क्या मान लेंगे मूलधन मान लेंगे। 625 मान लेते हैं कि मूलधन है। तो पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा 625 का 3/25 यानी 75 हो जाएगा, और दूसरे वर्ष में 75 इस मूलधन पर, और इस राशि पर यह राशि मिली है इसको ब्याज के तौर पर, इस पर अगर ब्याज देखा जाए तो कितना होगा 25 3 75, 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना आया है 75 75 150 और 9 कितना 159।
159 यूनिट बराबर कितना है 1590 है, यानी 625 यूनिट बराबर किसके होगा 6250 रुपए के होगा। तो जो P है मूलधन है वो कितना है 6250 है। अब हमें साधारण ब्याज निकालना, और साधारण ब्याज के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, SI बराबर PRT बटे 100, ठीक है। तो SI हमें निकालना है, P कितना है 6250 मिल चुका है, R कितना है 12, लेकिन आधी ब्याज दर पर बोला जा रहा है तो 6% गुणे 2 गुने समय के लिए, टाइम कितना है यहाँ पर 2 वर्ष, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, बटे कर देंगे 100, 25 बार यहाँ पर जाएगा, 25 चौको 100, 4 से 4 कैंसिल, 25 छक्का 150 और ये 0 कितना आ जाएगा 1500 रुपए। यहाँ पर जो साधारण ब्याज होगा वह कितना होगा 1500 रुपए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त न हो। मतलब वह ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसे 3 से भी विभाजित किया जा सके, 4 से भी किया जा सके, 5 से भी और 6 से भी, यानी वह 3, 4, 5 और 6 सबसे विभाजित हो जाए। अगर इस प्रश्न को हम ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में 4 है, अगर लास्ट में इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या इकाई के अंक में 5 बनाने के लिए यहाँ पर कोई संख्या है, अगर 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10 होगा, 0 आएगा, 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 होगा, 4 जोड़ेंगे तो 4 4 8 होगा, 8 जोड़ेंगे तो 12 होगा, यानी इकाई के अंक में 2 आएगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। अगर 54 जोड़ेंगे तो 4 4 इकाई के अंक में 8 होगा, यहाँ भी 5 से विभाजित नहीं होगा। अगर 10 जोड़ेंगे तब भी 4 रहेगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब एकमात्र ऐसी संख्या जिसे जोड़ने पर इसमें इकाई के अंक में 0 आ जाएगा और वह संख्या जो है वह 5 से विभाजित हो जाएगी, यानी यहाँ पर जोड़ने वाला क्या है 6 है। जब 5 से विभाजित हमें विभाजिता चेक करने पर एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा जिसे 3, 4 और 6 को विभाजित करने पर भी संख्या विभाजित हो जाएगी, 6 जोड़ने पर भी, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 से जब इसकी विभाजिता चेक करते तो हमें 2 ऑप्शन मिल जाते, तब हम किसी और को भी चेक कर सकते थे। अब जैसे यहाँ पर अगर हमें इस प्रश्न को लगाना हो, ठीक है, बेसिक तरीके से लगाना हो तो कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 20 × 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60 है ना, और 6 दहम्मा 60, इनका एलसीएम 60 आएगा। 60 से इसे भाग देते, 60 भागित 1014 को भाग देते 60 से, तो कितना आ जाता 60 × 60 1 4 और यहाँ पर 4। अब फिर क्या करते 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 7 बार जाता तो 6 सत्ते 42, कितना आता 420 आ जाता। बचता कितना यहाँ पर 6 और माइनस के 6 बचता, इसका मतलब 6 इसमें जोड़ने पर संख्या विभाजित हो जाती 60 से पूरी तरह से, और फिर 3, 4, 5 और 6 से भाग करने पर कोई भी शेषफल ना बचता। तो इस तरह से हम ऑप्शन की हेल्प से भी इस प्रश्न को या इस तरह के कोई भी प्रश्न हो लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्योंकि आपका जो टारगेट है, आपका टारगेट क्या है परीक्षा में कि आपको प्रश्न जल्दी से जल्दी करना है, किसी भी तरीके से करना है, ठीक है। किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 250 रुपये है, यदि पुस्तक पर दी गई क्रमिक छूट 10%, 15% और 20% है तो पुस्तक की कुल छूट ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए हम इस रुपये को अगर ना भी यूज करें तब भी हमें निकल आएगा, ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंट में आंसर दिया गया है और परसेंट में हमें निकालना है तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। 10% की छूट है, इसका मतलब 10 वाली चीज़ 9 में बिकेगी। 15% की छूट है तो 15% का अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 3/20, यानी 20 वाली चीज़ जो है वह 17 में बिकेगी, ठीक है। और 20% का फ्रैक्शन क्या होगा दोस्त 1/5 होगा, यानी 5 वाली चीज़ 4 में बिकेगी। 4 से इसे काट लेंगे क्योंकि कट जाएगा तो 4 पंचे 20 आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, इसमें सक्सेसिव लगा देंगे और सक्सेसिव में क्या होगा इनका गुणा कराएंगे, कितना आएगा 5 पंचे 25 दहम्मा 250 आ जाएगा। और यहाँ पर 9 गुणित में 17 है, 9 × 17 करेंगे कितना आएगा 9 × 7 = 63, हासिल लगे 6
9 एकम 9, 9 6 15 कितना आएगा 153 आएगा। ठीक है, 250 यहाँ पर वैसे भी आ गया है, हम इसका यूज करते 250 रुपये का या ना करते तब भी हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कितनी छूट, टोटल यहाँ पर कितनी छूट मिली हुई है, क्योंकि 250 की चीज़ कितने में बिक रही है 153 में बिक रही है, तो छूट कितनी मिली है 7 9, कितने की मिली है 97 की मिली है 250 में से, गुड़े 100 कर देंगे, 25 से काटेंगे 25 दाम में 50, 25 चौको 100, 4 से गुड़ा करा देंगे 4 सत्ते 28, 4 ने 36 तो 38 और बटे 10 है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा 38.8%, यानी ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें इसे सरल करना है, सरल कर लेते हैं। 17 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 8 प्लस, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे ऑफ, और ऑफ क्या है 5 ऑफ 2 यानी 5 गुणे 2 5 दूनी 10, और उसके बाद भाग सॉल्व करेंगे तो 10 एकम 10, 57 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 56, भागित कितना लिखा हुआ है 4, 4 से काट देंगे 4 एकम 4, 4 चौको 16। ठीक है, प्लस कितना है 8 है, तो 14 और 8 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और यही 22 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है 2 क्रमिक छूट के बाद 175 रुपये की सूची मूल्य वाली एक कलम 129.15 के मूल्य में उपलब्ध है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी होगी, दूसरी छूट हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए 175 रुपये अगर यहाँ पर सूची मूल्य है, ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, अगर यहाँ पर 175 रुपये सूची मूल्य है और इसमें पहली छूट है 10%, तो 10% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे 9 में बेचेंगे, 10 वाली चीज़ को 9 में बेचेंगे तो 9/10 गुणे x मान लेते हैं कि दूसरी छूट है x%, तो x% छूट है तो कितना होगा 100 माइनस x बटे में 100 बराबर यह अब कितने में बिकेगी तो 129.15 में बिकेगी। ठीक है, अब सीधे सीधे इसे 25 से काटते हैं तो 25 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 25 चौको 100, इधर आ जाएगा 40 और 9 गुणे 7, इसको पक्षांतर कर देंगे उधर तो 100 माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, इसको 40 से गुणा करा देंगे, 40 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0 और 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6, 4 नया 36, 4 दूनी 8 3 11, 4 एकम 4 1 5, 5166 बटे में 7 गुणे 9 आ जाएगा। तो 100 माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, 7 से काट देंगे तो 7 सत्ती 49 और 2 51, तो 7 त्रिका 21 आ जाएगा 5, 7 अट्ठे 56। ठीक है, 738 आ जाएगा, 7 3 10 8 18 यानी 9 से भी ये विभाजित हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 अट्ठे 72 और 9 दूनी 18, x को इधर भेजेंगे 82 को उधर भेज देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 100 माइनस 82, यानी दूसरी छूट जो है वह कितनी होगी दोस्त 18% हो जाएगी। ठीक है, दूसरी छूट कितनी आ जाएगी 18% आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है 18,527 की धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 4:7 है और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 5:6 है। ए का हिस्सा रुपए में ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले में ए बी और सी का अनुपात निकालना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी का अनुपात है 4 और 7, बी और सी का अनुपात है 5 और 6। 7 को इधर बढ़ाएंगे और 5 को इधर बढ़ाएंगे और फिर इनका गुणा करा देंगे। 7 छंग 42, 5 सत्ते 35 और 4 पंचे 20, तो 20:35:42। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा 20:35:42। इन सभी को जोड़ेंगे तो 42 + 35 + 20 कितना आ जाएगा 97, और 97 दिया गया है किसके बराबर 18,527 के बराबर, तो 18,527 बटे 97 गुणे कितना होगा 20, क्योंकि हमें ए का हिस्सा ज्ञात करना है और ए का हिस्सा कितना है 20 यूनिट के बराबर है। तो सबसे पहले हम 97 से इसे भाग कर लेते हैं, और जब 18,527 को 97 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, एक बार जाएगा यहाँ पर 97, 8 8 2, 9 बार जाएगा 9 सत्ते 63,
9 9 81 और 6 87, कितना आएगा 9 0 और इधर 0, ठीक है। 9 आ जाएगा, इधर आएगा 7, तो एक बार फिर जाएगा और 97। तो यहाँ पर जब इसे 97 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा 191 आ जाएगा, और 191 गुणे 20 कितना होगा 0, 2 एकम 2, 2 नहीं 18, 2 एकम 2 1 3, 3820 यहाँ पर आ जाएगा, 3820 रुपये सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, एक धनराशि को ए बी सी और डी के बीच 5 2 4 3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए को डी से 1000 अधिक मिले तो सी को कितने रुपए मिले। ए का कितना है 5 और डी का कितना है 3, इसको कितना ज़्यादा मिला है तो 2 यूनिट ज़्यादा मिला। 2 यूनिट बराबर कितने के है 1000 के है, 2 यूनिट बराबर 1000 रुपए के है। और सी को कितने रुपए मिले पूछा जा रहा है, तो सी किसके बराबर है, सी बराबर है 4 यूनिट के। तो 4 यूनिट बराबर क्या होगा, जब 2 बराबर 1000 है तो 4 बराबर इसका कितने गुना है 2 गुना, तो इसका भी क्या कर देंगे 2 गुना, कितना हो जाएगा 2000 रुपए के बराबर हो जाएगा, यानी 2000 रुपये यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2495 जोड़ने पर योगफल 6 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। इसमें भी वही कहानी है, इसके पहले भी एक प्रश्न इस तरह से हमने सॉल्व किया ऑप्शन की हेल्प से, इसे भी अगर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 6 4 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। 6 से विभाजित होने के लिए शर्त क्या होती है, 6 से विभाजित होने के लिए शर्त होती है कि संख्या 3 से विभाजित हो और सम संख्या हो। और 4 से विभाजित होने के लिए शर्त क्या है कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अब यहाँ पर 2495 है, ठीक है। अगर इसमें से एक जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 96 हो जाएगा, और जैसे ही ये 96 होगा तो 4 से विभाजित हो जाएगी यह पूरी संख्या। लेकिन अब यह 2496 क्या 3 से विभाजित है, अगर यह 3 से विभाजित होगा तो 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो 4 2 6, 6 12 और 9 21 आ रहा है, 3 से विभाजित है। इसका मतलब यह संख्या 6 4 और 3 सबसे विभाजित हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है, जिसमें अगर 2495 को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या जो योगफल आएगा वह 6 4 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम 6 4 और 3 का क्या करें एलसीएम निकालें तो 12 आ जाएगा, और फिर इसे 12 से भाग दें। ठीक है, अगर बेसिक तरीके से लगाना है तो 12 दूनी 24, 9 0 5 आया, 12 अट्ठे 96 माइनस का 1 शेष फल आएगा। इसका मतलब इसमें 1 अगर जोड़ दिया जाए, छोटी से छोटी संख्या क्या है 1 इसमें जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी, और 12 से विभाजित है तो 6 4 और 3 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज का, 2/1/5 ऑफ। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। देखिए कई बार आप लोग ये गलती कर देते हैं, यहाँ पर ऑफ लगा रहता है ध्यान नहीं देते। सबसे पहले संख्या को पलट देंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे और फिर ऑफ लगा देंगे 10 के साथ, यह गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है 2/1/5 को लिखा रहने दे, और यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है लिखा रहने दे। कई बार यहाँ पर गुणा लगा देते हैं और फिर अगले स्टेप में देखते हैं इधर भाग लगा इधर गुणा लगा और गलती कर देते हैं। इसीलिए ऑफ लिखा रहने दे और इसे गुणा माने, जब सॉल्व करना हो तो गुणा करके सॉल्व करें, लेकिन लिखा रहने दे ऑफ। ठीक है, 4 + 4 भागित 2, तो 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4 और 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यह कितना आएगा 1/2 भागित 25/4, तो 1/2 गुणा लगा दें 4/25 कर दें, माइनस ये 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 2 भागित 6 से गुणा करा देंगे तो 6/5 होगा। इसे गुणा में अगर बदले तो कितना होगा 5/6, प्लस 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 25 चौको 100 और माइनस 2 कितना होगा 98, माइनस के 98/25 या ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर कितना होगा 5 दूनी 10/6 माइनस 98 कितना 25, 2 से काट ले चाहे तो यहाँ पर 2 3 6 कर दे तो कितना होगा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, 5/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 25 3 75 ले लेते हैं एलसीएम, और इधर 25 पंचे 125 हो जाएगा, माइनस 3 से इसे गुणा कर दे तो 3 8 24, 3 9 27 और 2 29, 294। ठीक है,
अब 294 माइनस का बड़ा है, उसमें से 125 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, 6 और 1, माइनस के 169/75। तो माइनस का 169/75 ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया गया है, जो कि सही होगा। आज के 25 प्रश्न थे जो इस तरह से कंप्लीट हुए हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, एक लाइक करिए क्लास को। और अगर आपका कोई सुझाव है या कोई शिकायत है, कोई भी बात है या कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। व्हाट्सअप नंबर आपको चैनल के अबाउट में आपको मिल जाएगा, या फिर मेल करिए, आपको मेल आईडी या इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी तरीके से, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि दोस्त SD यादव बुक का सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ। डेली सुबह 10 बजे आपको एक क्लास मिल रही है SD यादव बुक के सोल्यूशन की, और यहाँ पर एक तरफ से टाइप वाइज सोल्यूशन कराता हूँ। अगर आप मैथ्स से डरते हैं या फिर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर जो आज मैंने आपको बताए हैं प्रश्न, इनमें कोई भी प्रश्न ऐसा लगा हो जहाँ मैं थोड़ा सा जल्दी बता गया या फिर आपको समझ में नहीं आया ठीक तरीके से, तो आप इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं टाइप वाइज एक तरफ से बहुत डिटेल में प्रश्नों को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस क्लास से जुड़ने से आपका यह फ़ायदा होगा कि आप डिटेल में प्रश्नों को जानेंगे। जब हम इसमें उदाहरणों को सॉल्व करते हैं तो बहुत डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। फिर जब उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब फिर परीक्षा की दृष्टि से किस तरह से प्रश्नों को देखना चाहिए, किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए, इस पर बात करते हैं। तो इस क्लास को देखने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को अब यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।